नमस्कार दोस्तों। डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 6 फरवरी 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? किस राज्य की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दी है। पूरा मैटर क्या है? तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड के कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी विधेयक को मंजूरी दी है। 6 फरवरी 2024 को उत्तराखंड विधानसभा में पेश किया जाएगा। आज है 6 फरवरी 2024, तो अभी घंटे भर पहले उत्तराखंड विधानसभा में इसको पेश किया गया था। अभी इस पर चर्चा चल रही है। यदि यह पारित हो जाता है तो उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को अपनाने वाला पहला राज्य होगा। ये पुष्कर सिंह धामी की एक फोटो है। सुप्रीम कोर्ट की जो रिटायर्ड जज है रंजना देसाई, उसकी अध्यक्षता वाले एक पैनल ने उत्तराखंड में यूसीसी क्रियान्वयन के लिए मसौदा रिपोर्ट तैयार की थी। जो ड्राफ्ट रिपोर्ट थी उसकी, वो किसने तैयार की थी? तो सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज है रंजना देसाई। ये रंजना देसाई की एक फोटो है। यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है? यूसीसी। यूसीसी का मतलब होता है जितने भी रिलीजन है यानी सभी जो धर्म है, सभी जो कम्युनिटीज हैं यानी सभी जो समुदाय हैं, उनके लिए एक समान और एक बराबर कानून बनाने की वकालत की गई है यूसीसी के अंदर। यानी अगर कोई मुस्लिम है, अगर कोई हिंदू है, अगर कोई क्रिश्चियन है, अगर वो क्राइम करता है तो सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। अगर वो शादी विवाह के कोई भी कानून हो तो वो सबके लिए एक समान होने चाहिए। ऐसा यूसीसी के अंदर कहा गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड में कहा गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी संविधान के आर्टिकल 44 के तहत आती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी की दृष्टि से आपसे पूछा जा सकता है। जो यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वो संविधान के किस आर्टिकल के अंदर मेंशन कर रखा है? तो आर्टिकल 44 के अंदर। गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में शामिल होने से पहले ही लागू थी। आपको पता होना चाहिए गोवा है वो भारत के अंदर सबसे अंत में विलय हुआ था, क्योंकि गोवा पर पुर्तगाली राज करते थे। तो गोवा जब भारत में शामिल हुआ था उससे पहले ही गोवा के अंदर यूसीसी लागू था। तो गोवा में पुर्तगाल सरकार ने ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया था। उत्तराखंड को लेकर पिछले कुछ दिनों में अपन ने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या देखा है उसका एक बार अपन रिवाइज मार लेते हैं। उत्तराखंड वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन देहरादून के अंदर हुआ था। तो ध्यान रखना है, उत्तराखंड वैश्विक निवेश शिखर कहां पर हुआ था? देहरादून के अंदर हुआ था। उत्तराखंड ने मेडिकल कॉलेज में हिंदी एमबीबीएस पाठ्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की है। यानी उत्तराखंड के जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर हिंदी में एमबीबीएस कराने के लिए पाठ्यक्रम एक डिजाइन किया है उत्तराखंड सरकार ने। माणा को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है। ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड राज्य में स्थित एक माणा गांव है जो कि भारत का पहला गांव घोषित हुआ है। उत्तराखंड सरकार ने 30% महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है। ये भी इंपॉर्टेंट है। वुमेन रिजर्वेशन बिल है जिसके अंदर 30% महिलाओं को आरक्षण विधेयक मंजूरी दी है। उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है ऑपरेशन मर्यादा किस पुलिस ने शुरू किया है? तो उत्तराखंड पुलिस ने शुरू किया है ऑपरेशन मर्यादा। भारत और मालदीव का जो मिलिट्री एक्सरसाइज है एक्वेरिन 2023, वो चोपटिया उत्तराखंड के अंदर हुआ था। तो चोपटिया कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर है। वहां पर भारत और मालदीव के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था एक्वेरिन। ठीक है, एक्वेरिन 2023। अगला क्वेश्चन, 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसे मिला है? तो ये इंपॉर्टेंट है। ग्रैमी अवार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है ग्रैमी अवार्ड। अभी 66वें ग्रैमी अवार्ड कल ही दिए गए थे, जिसके अंदर ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड मिला था शंकर महादेवन को। और इनका जो एल्बम था द मोमेंट के लिए शंकर महादेवन को 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 के अंदर ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड दिया गया था। को वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस कर लेना, जिससे प्रतिदिन आपको डेली करंट अफेयर के सेशन का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिसमें अपन उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। बाकी अदर टॉपिक्स पर क्लास आती रहती है जिनको आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको किसी भी प्रकार की पीडीएफ चाहिए तो वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, एक अच्छा सा कर दीजिए कमेंट। अब पढ़ते हैं ग्रैमी पुरस्कार के बारे में। संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है ग्रैमी पुरस्कार। इसका नाम जो ग्रैमी नाम पड़ा है वो ग्रामोफोन के नाम पर रखा गया है। ग्रामोफोन कुछ इस प्रकार का दिखता है, मैंने यहाँ पर फोटो लगाने की कोशिश की है। पहली बार ये पुरस्कार 4 मई 1959 को प्रदान किया गया था। यानी जो ग्रैमी पुरस्कार है वो पहली बार 4 मई 1959 को प्रदान किया गया था। ये पुरस्कार देता कौन है? तो जो रिकॉर्डिंग अकेडमी है, कहाँ की है? अमेरिका की एक रिकॉर्डिंग अकेडमी है, उसके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। और जो रिकॉर्डिंग अकादमी है उसकी स्थापना 1957 में हुई थी और ग्रैमी पुरस्कार पहली बार 4 मई 1959 को दिया गया था। इनका नाम ग्रामोफोन के नाम पर पड़ा है और ये संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। ग्रैमी अवार्ड 2024 के अंदर 2024 था, कौन सा एडिशन था, क्या था, उसके बारे में थोड़ा अपन डिटेल जान लेते हैं। जो ग्रैमी अवार्ड 2024 था, ये ग्रैमी अवार्ड का 66वां संस्करण था। कहां पर दिया गया था? तो क्रिप्टोकॉम एरिना लॉस एंजलिस यूएसए के अंदर ये दिया गया था। होस्ट किसने किया था? तो ट्रेवर नू ने इसको होस्ट किया था। सबसे अधिक पुरस्कार किसको मिले थे? तो फाबे ब्रिजेस को 4 पुरस्कार मिले थे सबसे अधिक। और सर्वाधिक जो नॉमिनेशन है वो किसने किए थे? तो एसजेडे ने 9 नॉमिनेशन किए थे।
शंकर महादेवन को अपने बैंड शक्ति के एल्बम द मोमेंट के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड मिला था। एल्बम दिस मोमेंट में 8 गाने हैं। पूरे एल्बम के अंदर टोटल 8 गाने हैं। शक्ति बैंड में शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन, वी सेलावा गणेश और गणेश राजगोपाल जैसे आर्टिस्ट साथ में काम करते हैं। ये इन चारों आर्टिस्टों की फोटो है। 66वें ग्रैमी अवार्ड में 5 भारतीय कलाकारों को ग्रैमी पुरस्कार मिला था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 66वें ग्रैमी अवार्ड्स दिए गए, उनमें कितने भारतीय कलाकारों को ग्रैमी पुरस्कार मिला था? तो 5 भारतीय कलाकारों को ग्रैमी पुरस्कार मिला था। ग्रैमी अवार्ड 2024 में ग्लोबल सॉन्ग कैटेगरी में पीएम मोदी के लिखे गाने एम्बिडेंस इन मिलेट्स को भी नॉमिनेट में जगह मिली थी, यानी इसको भी नॉमिनेशन में लिया गया था। इसे पीएम मोदी ने सिंगर फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ इस गाने को लिखा था, लेकिन इस गाने को कोई भी अवार्ड नहीं मिला है। भारत में पहला ग्रैमी अवार्ड है वो साल 1968 में सितार वादन के लिए महसूर पंडित रविशंकर को दिया गया था। तो ये क्वेश्चन जीके में कहीं बार पूछा गया है। पंडित रविशंकर है वो किससे संबंधित है? तो ये महसूर सितार वादक है। ठीक है, सितार इनके हाथ में है। ये पंडित रविशंकर की फोटो है और उनको 1968 में ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। वो किसी भी भारतीय को दिया जाने वाला पहला ग्रैमी अवार्ड था, ये रविशंकर को मिला था। इन्हें 5 बार इस अवार्ड से नवाजा गया है, यानी इनको 5 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। जिसके बाद ग्रैमी की तरफ से इन्हें 2013 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था। तो बहुत ही शानदार इनको अवार्ड दिए गए थे, जिनके अंदर 5 बार तो इनको ग्रैमी अवार्ड दिया गया था और 1 बार ग्रैमी की तरफ से इन्हें 2013 के अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था और ये सितार के अच्छे वादक थे। तन्वी शाह 2008 में ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। पहली बार ग्रैमी जीतने वाले भारतीय तो कौन थे? तो पंडित रविशंकर थे। लेकिन पहली बार भारतीय महिला कौन थी ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली? तो वो थी तन्वी शाह। 2008 के अंदर इन्होंने जीता था। ये तन्वी शाह की एक फोटो है। इन्होंने तमिल, हिंदी और तेलुगु के अंदर अच्छे अच्छे गाने गाए थे। ग्रैमी अवार्ड 2024 के अंदर मुख्य पुरस्कार विजेता कौन कौन थे? तो बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस के अंदर माइली साइरस को दिया गया था फ्लावर सॉन्ग के लिए। बेस्ट पॉप वोकल एल्बम जो है वो ट्रेलर स्विफ्ट को दिया गया था मिडनाइट एल्बम के लिए। बेस्ट एल्बम जो दिया गया था वो एस जेडर को दिया गया था एसओएस के लिए। बेस्ट परफॉर्मर्स कोको जोक्स को दिया गया था आईसीयू के लिए। रेप एल्बम किलर माइक को दिया गया था माइकल एल्बम के लिए। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता किस राज्य के नए महाधिवक्ता बने हैं? तो बने हैं राजस्थान। राजस्थान के नए महाधिवक्ता बने हैं राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। वरिष्ठ अधिवक्ता है, यानी वरिष्ठ वकील हैं ये। राजेंद्र प्रसाद को राजस्थान का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रसाद की नियुक्ति को मंजूरी दी थी। आपको पता होना चाहिए, जो महाधिवक्ता होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल है कलराज मिश्र। तो इन्होंने जो राजेंद्र प्रसाद हैं उनकी नियुक्ति की है। इन्होंने महाधिवक्ता के रूप में एमएस सिंघवी की जगह ली है। एमएस सिंघवी यानी पहले राजस्थान के महाधिवक्ता थे महेंद्र सिंह सिंघवी, जिनकी जगह नहीं ली है राजेंद्र प्रसाद ने। जीसी कासलीवाल राजस्थान के पहले महाधिवक्ता थे। ये भी इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स जीके के अंदर। राजस्थान के जो स्टूडेंट है उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो जीसी कासलीवाल है वो राजस्थान के पहले महाधिवक्ता थे और अभी वर्तमान के अंदर महाधिवक्ता बने हैं नए राजेंद्र प्रसाद। किनकी जगह बने हैं? तो महेंद्र सिंह सिंघवी की जगह बने हैं। महाधिवक्ता क्या होता है? एडवोकेट जनरल होता क्या है? तो महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल किसी भी राज्य का उच्च विधि अधिकारी होता है, यानी हाई लॉ ऑफिसर होता है। विधिक मामलों में न्यायालय तथा सरकारों को सलाह देने का कार्य करता है। कोई भी अगर कानूनी मामला है तो उसके अंदर सरकार को सलाह देने का कार्य करता है महाधिवक्ता। एडवोकेट जनरल के अधिकार और कार्य का वर्णन संविधान के आर्टिकल 165 से 177 में निहित है। यानी संविधान का जो आर्टिकल 165 से 177 है उसके अंदर एडवोकेट जनरल के जो भी अधिकार और कार्य है उनका वर्णन कर रखा है। ठीक है, गवर्नर के द्वारा ऐसे व्यक्ति को महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल नियुक्त किया जाता है जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। यानी जो एडवोकेट जनरल हैं वो बनने के लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए? तो हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यताएं चाहिए वही योग्यताएं एडवोकेट जनरल बनने के लिए चाहिए। राजस्थान को लेकर पिछले कुछ दिनों में अपन ने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या देखा, एक बार रिवाइज मार लेते हैं। आईएएस सुधांश पंत राजस्थान के नए चीफ सेक्रेटरी बने हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हरिशंकर बाबड़ा राजस्थान के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो हरिशंकर बाबड़ा का भी निधन हुआ है। राजस्थान में इंडिया एंड यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज आयोजित किया गया था, जो कि जैसलमेर के अंदर, राजस्थान के उत्तर पश्चिम एक जिला पड़ता है थार के मरुस्थल में जैसलमेर, वहां पर इंडिया और यूएई के मध्य डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज आयोजित हुई थी। राजस्थान सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को आयुष्मान भारत कार्यक्रम में विलय करने का निर्णय लिया है। जयपुर में पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी और पुलिस महानिरीक्षक यानी डीआईजी का 58वां सम्मेलन आयोजित हुआ था। घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी जयपुर की दिव्य कीर्ति सिंह। तो जयपुर की दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवारी के अंदर अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी, जो कि जयपुर राजस्थान से थी। अर्जुन अवार्ड एक बार फिर बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक क्वेश्चन कंफर्म एग्जाम में आएगा। तो इसके लिए मैंने एक अलग से 20 मिनट का सेशन ले रखा है, उसको आप जरूर देख लेना। उस क्लास की मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
मिशेल ओ'नील यूनाइटेड किंगडम के किस हिस्से की फर्स्ट मिनिस्टर बनी है? तो उत्तरी आयरलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर बनी है ओ'नील, ठीक है, मिशेल ओ'नील। यूनाइटेड किंगडम क्या है? तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर 4 भाग हैं, एक इंग्लैंड है, एक स्कॉटलैंड है, एक वेल्स है और एक उत्तरी आयरलैंड है। ये चारों पार्ट मिलकर यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं और उस हिस्से की फर्स्ट मिनिस्टर कौन बनी है, महिला मिनिस्टर कौन बनी है? वो बनी है मिशेल ओ'नील, ठीक है। उत्तरी आयरलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर मिशेल बनी है ओ'नील। मिशेल ओ'नील सिन फेन की नेता है। सिन फेन क्या है? तो सिन फेन एक राजनीतिक दल है, जैसे अपने बीजेपी कांग्रेस है उसी प्रकार जो सिन फेन है वो एक राजनीतिक दल है, पॉलिटिकल पार्टी है, जिसकी जो मिशेल ओ'नील है वो फर्स्ट मिनिस्टर बनी है। इन्होंने इससे पहले 2020 से 2022 तक डिप्टी फर्स्ट मिनिस्टर के रूप में भी कार्य किया है। ये ओ'नील की एक फोटो है, ठीक है। अब नॉर्थर्न आयरलैंड क्या है, उत्तरी आयरलैंड क्या है, उसके बारे में अपन थोड़ा डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। उससे पहले आपको यूनाइटेड किंगडम के बारे में जानना होगा। यूनाइटेड किंगडम क्या है? तो यूनाइटेड किंगडम है वो 4 कंट्री से मिलकर बना है, जिसके अंदर स्कॉटलैंड आ गया, ये यहाँ पर इंग्लैंड आ गया, यहाँ पर वेल्स आ गया और यहाँ पर नॉर्थ आयरलैंड हो गया। इन चारों को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? यूके बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। इसके अंदर ये एक पार्ट है नॉर्थर्न आयरलैंड, ठीक है। तो आप उत्तरी आयरलैंड के बारे में जान गए हैं, जिसकी राजधानी है बेलफास्ट। सम्राट है चार्ल्स तृतीय। प्रथम मंत्री मिशेल ओ'नील बनी है, जो कि मैंने आपको पीछे फोटो में दिखाई है। उप प्रथम मंत्री कौन बनी है? एमा लिटिल पेंगली बनी है। और वहां पर उत्तरी आयरलैंड के अंदर करेंसी क्या चलती है? तो पाउंड स्टर्लिंग वहां की करेंसी है। हाल ही में की गई कुछ अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां हैं, जिसका अपन रिवाइज मार लेते हैं। अंजाली एसोमानी है वो कोमोरोस के नए राष्ट्रपति बने हैं। बर्नार्ड एरेवलो है वो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं। सुक्सेस मसरा है वो चांद के प्रधानमंत्री बने हैं। क्राउन प्रिंस फेडरिक है वो कि डेनमार्क के राजा बने हैं। विलियम लाई है वो ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं। शेख हसीना है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी है। शेरिंग टोब्गे भूटान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब्देल फतेह अल सीसी वो मिस्र के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किस भारतीय को मसाल वाहक के रूप में चुना गया है? तो वो चुना गया है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय मसाल वाहक के रूप में चुना गया है। अभिनव बिंद्रा के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। 2008 के अंदर जो बीजिंग के अंदर ओलंपिक हुआ था, उनके अंदर पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। बिंद्रा कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर 7 पदक और एशियाई खेलों के अंदर 3 पदक जीत चुके हैं। 2016 में इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है एयर राइफल स्पर्धा के अंदर ये शूटर है, निशानेबाज है अभिनव बिंद्रा। पेरिस के अंदर ओलंपिक हो गए 2024 के अंदर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर 26 जुलाई 2024 से लेकर 11 अगस्त 2024 के मध्य ओलंपिक्स होंगे इस बार, ठीक है। पेरिस 2024 में पहली बार ब्रेकिंग खेल को शामिल किया गया। जो ब्रेकिंग खेल है उसको पहली बार इसके अंदर शामिल किया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर ब्रेक डांसिंग हो गया, स्केट बोर्डिंग हो गया, स्पोर्ट क्लाइंबिंग हो गया और सर्किंग हो गया। इन सभी खेलों को सूचीबद्ध किया है, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी होती है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 23 जून 1854 को हुई थी। वर्तमान में अध्यक्ष है थॉमस बाक। मुख्यालय है लोंजल, स्विट्जरलैंड के अंदर। ओलंपिक खेलों का आयोजन कराने के लिए समर्पित है ये कौन? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसकी स्थापना 23 जून 1854 को हुई थी। वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बाक है। मुख्यालय लोजेन स्विट्जरलैंड के अंदर है, ठीक है। आईएनएस संध्यायक को कहाँ कमीशन किया गया है? तो विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम के अंदर आईएनएस संध्यायक को कमीशन किया गया है। सबसे बड़ा सर्वे पोत आईएनएस संध्यानक, जिसको यार्ड 3025 भी बोलते हैं, यार्ड 3025 भी बोलते हैं, उसको औपचारिक रूप से नौसेना डाकयार्ड विशाखापट्टनम में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। आईएनएस संध्यायक का पुराना वर्जन 1981 से 2021 तक इंडियन नेवी का हिस्सा रहा है। इस शिप का मुख्य कार्य होता है सर्वे एंड नेविगेशन को बेहतर बनाना। इसकी टोटल लंबाई 110 मीटर है और बीम 16 मीटर की है। ये 18 समुद्री मील की से अधिक की गति प्राप्त करने में सक्षम है और इसके अंदर जो भी पार्ट लगे हुए हैं उसमें 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री लगी हुई है। अगला क्वेश्चन, रितु बेहेरी किस राज्य के हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो बनी है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है रितु बेहेरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यायमूर्ति रितु बेहेरी ने उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। शपथ उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने दिलाई है। यानी ये सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल है गुरमीत सिंह, जो कि वर्तमान के अंदर उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। इन्होंने न्यायमूर्ति रितु बेहेरी को उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई है।
रितु बेहरी ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट है वो कहां पर स्थित है, नैनीताल के अंदर है। और ये कब स्थापित हुआ था, तो वर्ष 2000 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी उत्तराखंड हाईकोर्ट की, जो कि नैनीताल के अंदर स्थित है। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 1 के द्वारा होती है। यानी भारत के संविधान के अंदर जो अनुच्छेद 217 है उसका पार्ट 1 है, वो उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और जो अन्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति के बारे में नियम कानून कायदे बताता है। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने उच्च न्यायालय हैं, 25 उच्च न्यायालय हैं। अगला क्वेश्चन, नागेश ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता है। नागेश ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित एक ट्रॉफी है जिसका खिताब किसने जीता है, इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछा है 2023-24 के लिए। तो 2023-24 के लिए इसका जो कर्नाटक है, कर्नाटक ने नागेश ट्रॉफी 2023-24 का खिताब अपने नाम किया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कर्नाटक ने आंध्र प्रदेश को हराकर नागेश ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है। नागेश ट्रॉफी पुरुषों के राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है, यानी जो ब्लाइंड व्यक्ति होते हैं उनके लिए T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है नागेश ट्रॉफी। क्रिकेट की कुछ ट्रॉफियां हैं जो बार बार एग्जामों में पूछी जाती हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसको आप याद करने की कोशिश करना। रोहितन ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। GD बिरला ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये सारी जो भी ट्रॉफी मैंने आपको बताई ये सारी क्रिकेट की ट्रॉफीज हैं। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को 3 स्टार लगा लेना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस और टेक्नोलॉजी की दृष्टि से तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो के द्वारा किस वुमेन रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, तो व्योम मित्र। इसरो है वो व्योम मित्र को अंतरिक्ष में भेजेगा। व्योम मित्र क्या है, तो वुमन रोबोट एस्ट्रोनॉल ह्यूमनोइड, जिसको व्योम मित्र बोलते हैं, इसरो के गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। ह्यूमनोटाइड का मतलब होता है ऐसे रोबोट्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इंसान जैसा बर्ताव करता है। ये व्योम मित्र की एक फोटो है। मानव रहित व्योम मित्रा मिशन इसी साल जुलाई 2024 के बाद निर्धारित किया गया है, जबकि गगनयान 2025 में भेजा जाएगा। गगनयान 2025 में भेजा जाएगा, उससे पहले एक डमी ये भेजी जाएगी। मिशन गगनयान क्या है, तो 15 अगस्त 2018 को पीएम मोदी ने गगनयान मिशन का ऐलान किया था। गगनयान मिशन को इसरो लॉन्च करेगा, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसको लॉन्च करेगा, और 2025 के अंदर मिशन गगनयान लॉन्च होगा। ये भारत का पहला स्वदेशी मिशन है जिसमें एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएंगे। गगनयान 300 से 400 किलोमीटर ऊपर धरती के निचले ऑर्बिटल में जाएगा। ठीक है, अगर ये मिशन कामयाब रहता है तो भारत स्पेस में इंसानों को भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। चौथा देश बन जाएगा भारत। इससे पहले 3 देश कौन कौन से हैं, तो जो सोवियत यूनियन है उसने 1961 में इंसान को स्पेस में भेजा था, यूएस ने 1961 के अंदर, चाइना ने 2003 में इससे पहले जो इंसान है उनको स्पेस में भेज रखा है। ये था 6 फरवरी 2024 का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, जिसको अपन डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के माध्यम से कवर किया है। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे आपको डेली करंट अफेयर सीरीज मिलती रहेगी, जिसमें प्रतिदिन सुबह अपन 6 बजे डेली करंट अफेयर नाम से एक सेशन लेंगे, जिसके अंदर उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर करेंगे। आपको किसी भी प्रकार की पीडीएफ चाहिए तो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, एक अच्छा सा कर दीजिए कमेंट। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। टेक केयर, जय हिंद।